अभय दुबे, ओके, उसके बाद सुनील साजन, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड इस पर ले लिया। अभय दुबे बताइए, पीएम भी कह रहे हैं अब तो एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो दूसरी भाषा में कह रहे हैं। और आप ये जो अभय दुबे इतने समय से कह रहे थे मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, अरे वो तो योगी जी की लाइन का समर्थन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उनका, कि बताइए एक है तो सेफ है, कोई कहता है तो उस पर भी आप हमलावर हो जाते हैं। मानक जी, मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे अनुज दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पढ़कर आए, लोहिया की पुस्तिका पढ़कर आए। अरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की एक है तो सेफ है चुनाव जीतने की वो किताब अगर पढ़कर आते 400 पन्ने की, या आदित्यनाथ जी बिष्ट जी की किताब पढ़कर आते कटेंगे तो बटेंगे, तो बता पाते स्पष्ट तरीके से कि आखिर उसका मूल मंत्र क्या है। ये कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ दोनों किताबें नहीं है, ये किताब सिर्फ इसलिए दोनों ने लिखी है कि अब जनगणना कराने के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रही भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह साहब। तो ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराए और जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनका हक मारकर खा जाए। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी इस देश के युवा बेरोजगारी से सेफ हैं कि नहीं है? चीन से $100 बिलियन का आयात करना प्रारंभ कर दिया। अनइनकॉर्पोरेटेड जो आपने अभी रिपोर्ट जारी की एनएसएस एस्टेब्लिशमेंट की, नॉन एग्रीकल्चर, उसमें बताया 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ और असंगठित क्षेत्र के 1.60 करोड़ व्यापार बंद हो गए प्रधानमंत्री जी इस चीन के इंपोर्ट के कारण। ये देश पूछ रहा है क्या महंगाई से सेफ है प्रधानमंत्री हम? 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, दाल 60 और 65 रुपए की 200 रुपए के पार कर दी। महंगाई से देश सेफ है कि नहीं है? आतंकवादियों से सेफ है कि नहीं है? आतंकवादियों को टिकट देना प्रारंभ कर दिया आपने, उनको अपने राजनीतिक दल के साथ जो समर्थक बना रहे हैं उनको टिकट देना प्रारंभ कर दिया आपने। हसन मुशर्रफ ये कहते थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये हसन मुशर्रफ भ्रष्टाचारी है, 3 ईडी के छापे मारे, अभी टिकट दे दिया उसको आपने। नजीब मुल्ला और हसन मुशर्रफ ब्रांड एम्बेसडर बना लिए। नवाब मलिक कहते थे साहब दाऊद इब्राहिम का साथी है, जो बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, वो इसकी जमीन के पैसे की वजह से बम ब्लास्ट हुए थे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों से सेफ है कि नहीं? सैफुल्लाह फारूक को आपने टिकट दिया, पंडितों का हत्यारा। तारिक अहमद मीर जो आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, कश्मीर से विधानसभा लड़ाया। तालिब हुसैन आपके गृह मंत्री जी का मन साधा करता। तो आतंकवादियों से ये देश सेफ है कि नहीं है प्रधानमंत्री जी? चीन और पाकिस्तान से सेफ है कि नहीं? अभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, बेशर्मी से हमारे देश के विदेश मंत्री वहां बिरयानी खा के आ गए। वहां एससीओ के सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान ने तो मना कर दिया कि G20 में हम भारत नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कश्मीर और लद्दाख का मसला उठाया। हमारे जब विदेश मंत्री वहां बैठे थे एससीओ के सम्मेलन में पाकिस्तान में, रात का डिनर डकार करके, तब वो कह रहा था कि जो हम पीओके पे हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, और ये मुंह में दही जमा के, रात को जो दही खाया था वो मुंह में जमा कर रखा सुबह तक। प्रधानमंत्री जी चीन से हम सेफ है कि नहीं? कोई ब्लूप्रिंट तो बता दीजिए देश को कि क्या निगोशिएशन किए हैं, कौन से बाउंड्री के एग्रीमेंट कर लिए, कौन से नए बफर जोन बनाए कि नहीं, मगर कुछ बताने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। फिर प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाना था ब्रिक्स में, और व्यापार जो चीन ने बेतहाशा बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को, उसको कंटिन्यू रखना था, क्योंकि अपने व्यापारिक मित्र चीन में भी इससे भी व्यापार करने लगे हैं। तो हमारा देश इन चीन और पाकिस्तान से सेफ है। हमारे गृह मंत्री का बच्चा ये बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। अरे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मगर उसको खिलाना था क्रिकेट साहब, ले आइए हमारी होटलों में आराम से बिरयानी झाड़िए और क्रिकेट खेलिए, हमारे हिंदू भाइयों के जख्मों पर नमक। एक मिनट, क्या अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यह है कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है? क्या आपका यह स्टैंड है? अरे इनसे पूछो स्टैंड तो इनका। ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं तो फिर बुलाया क्यों? आप बताओ, पाकिस्तान आप गए? अभी पाकिस्तान गए कि नहीं गए? उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया। चीन और पाकिस्तान ने, हमारे विदेश मंत्री हमारे यहां कदम भी नहीं रखा और जॉइंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम जो पीओके और लद्दाख दोनों का मुद्दा उठाया। अच्छा ठीक है अभय दुबे, एक सेकंड देखिए, मैंने आपको बोलने दिया, बिल्कुल नहीं रोका। आपने सारे मुद्दे उठाए, तमाम मुद्दे उठाए,
ऐसा लग रहा है कि आपके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे योगी जी ने शुरू किया था, पीएम ने तो सिर्फ एक बयान देकर उसका समर्थन किया है। आपके टारगेट पर पीएम क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी भी। क्या आप ये मान रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे देश में इस समय, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी और पूरे देश में बाइपोल, बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी ही है और इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमको तो फायदा है, प्रधानमंत्री जी जितना महाराष्ट्र जाएंगे बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी की हार वहां पर होगी। आदित्यनाथ जी जो अपना प्रदेश नहीं बचा सके, क्या जिताएंगे बताइए? ये जो बढ़ गए तो घट गए, ये जो बढ़ गए ना, कैसे बढ़ गए? स्टार प्रचारक हैं योगी जी महाराष्ट्र में। अबे दुबे 20-25 रैली लगी है उनकी अगले 20 दिन में। अरे साहब, चमचमाता सूर्य उगा है, कहां सितारे चमकेंगे? दिखते ही नहीं है वो तो। उनकी हस्तियां अस्त हो गई रात का अंधियार खत्म होते ही। ये नया सूर्य उदय हुआ है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और एनसीपी का। अब आप सुनिए, मैं कह रहा हूं नारा क्या है असली में, बटेंगे तो घटेंगे। मोदी और आदित्यनाथ जी बट गए आपस में, वो लड़ाई जग जाहिर थी। आदित्यनाथ जी, मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये बट गए आपस में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी बट गए। क्या कह रहा है संघ कि अपने आप को आप अलौकिक शक्ति मत बताइए, भगवान का अच्छा, एक सेकंड, ये बटेंगे तो कटेंगे पर अपना स्टैंड भी तो बताइए जरा। बीजेपी बोल रही है हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, आप लोग जाति के आधार पर बांटते हैं। आपका स्टैंड क्या है? हिंदू समाज को बंटना चाहिए, आपका स्टैंड ये है। हमारा साफ स्टैंड है कि जातिगत जनगणना कराओ। ये नारे का जो हिडन एजेंडा आपका है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को पीछे गुरु प्रकाश पासवान जैसे लोगों का अग्रणी भूमिका दो। आप गुरु प्रकाश पासवान जैसों को तो पीछे धकेल दोगे, और जो अडानी जैसे साधन संपन्न लोग हैं 1600 करोड़ रुपए, और हमारे किसानों की 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी। प्रधानमंत्री जी, जातिगत जनगणना कराइए। ओके, गुरु प्रकाश का जवाब फिर आगे बोले। गुरु प्रकाश बोलिए। नहीं, काफी लंबा चौड़ा आरोप लगाया है। हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं अभय जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है अभी हरियाणा में, और तमाम इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जहां पे इनको लगा कि इनका सारा का सारा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, संघ के ऊपर है। हरियाणा में इनके ओबीसी डिपार्टमेंट के कैप्टन अजय यादव, उनको कहना पड़ा कि भाई हरियाणा में हमारे पार्टी में SC ST OBC की सुनवाई होती नहीं थी। आप जितना ध्यान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और संघ पे दे रहे हैं, यदि उसका आधा ध्यान भी आपने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा पे दिया होता तो शायद आपकी ये दुर्गति नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माना कि जातिगत जनगणना पे एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। लगातार ये हिपोक्रेसी देखिए आप, दोहरे मापदंड देखिए आप। कर्नाटक में नहीं किया हुआ है, लेकिन हम जारी नहीं करेंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के टैक्स पेयर का खर्चा हुआ है, जातिगत जनगणना हो गई है, लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? वो कालिगा हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा, फिर से जाति का जो हमने गणित बनाया था वो गणित खराब हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है, लगातार ये आरोप लगते हैं हमारे ऊपर। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आज भी, और लगातार ये चुनाव में नैरेटिव बनाया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर का तुलना कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में अच्छा, तो जातिगत गणना पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना, बता दीजिए ना। अब तो टाइम आ गया सेंसस का, जातिगत जनगणना होने वाली है, अब बता दीजिए जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी। मानक जी, नहीं मानक जी, देखिए मानक जी, मैंने आपको क्या कहा? मैंने अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में कहा, जहां पे राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, यहां ऑलरेडी पिछड़ा पावे 100 में 70 हो गया है। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बन गई है, अति पिछड़ी का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है। और यही कांग्रेस पार्टी, मानक जी मुझे यहां पे दोबारा कहने में कोई हिचक नहीं होती है, बाबा साहब अंबेडकर का देहांत होता है 1956 में, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 40 साल के बाद। बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ता है, और नीरजा चौधरी जी ने अपनी किताब में लिखा है, कि कांग्रेस पार्टी से त्रस्त होकर बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं बन सकता है। सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था? ठीक है, ओके, अबे दुबे क्विक रिस्पांस, फिर आगे जा रहा हूं। अबे दुबे बोलिए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा। हरियाणा में करण कंबोज, ओबीसी के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, क्या बयान देकर छोड़कर गए पार्टी? ओबीसी समाज के साथ अन्याय की बात कहकर करण कंबोज ने छोड़ी। कंवर जो 37 साल से भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा दलितों का अपमान किया, वो पार्टी छोड़ गया। मैं आखिरी बात बताता हूं, ये राज्यों में जातिगत जनगणना नहीं है साहब, वो सर्वे है, सर्वे जिसकी कोई मान्यता सर्वोच्च अदालत में नहीं है। बिहार में किया ना हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया।
बिहार का जिस दिन सर्वे आया था, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए कि ये पाप करना बंद कर दीजिए। वो पाप नहीं है प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा पुण्य है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम नहीं करा। अभय जी एक सेकंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन आज ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में जो आप 5 गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक वाली, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसमें से कुछ कम कर रहे हैं 1-2? नहीं, हम कमिटेड हैं। हम सारी गारंटियां जो हमने कमिट किया है, जो मैनिफेस्टो भी आएगा, हम उसमें जो कमिट करेंगे वो देंगे। कर्नाटका में हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी, हमने 78 लाख परिवारों को राशन पहुंचाया। वहां पर मंथ, एक महीना तो ऐसा था 70 लाख महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा कर रही थी। वहां हमने करीब करीब 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। तो हमने जो कमिट कर्नाटक में किया, जो महाराष्ट्र में करेंगे, उसको हम 100% पूरा करेंगे। नहीं, मुझे पता है आप मेरे सवाल का एक हिस्सा जो मैंने कहा नहीं, आप कहें तो मैं कह देता हूं। खरगे जी क्यों नाराज हैं फिर? खरगे जी कह रहे हैं वादे वही करो जो निभा सको, गारंटी वही दो जो पूरी कर सको। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को संकेतात्मक रूप से कहा है उन्होंने कि उसी को कमिट करो जो दे सके। 3100 रुपए धान का देंगे, बताओ दिए क्या? मैं जिस प्रांत से आता हूं, 2700 रुपए गेहूं का देंगे, दिए क्या? झूठ बोल दिया इन्होंने किसानों से। अच्छा ठीक है, ओके।